बिजनेस स्टडीज में क्या पढ़ रहे थे अब तक हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कितने तरह की फॉर्म होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं और हिंदू अनमैरिड फैमिली पढ़ चुके हैं। तो जो फोर्थ फॉर्म है उसका क्या नाम है? उसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसमें आपको मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा, उसके फीचर्स क्या है, मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है और कितने तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। तो ये सब हम चीजें आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे पहले इजी वर्ड्स में। अब आपको पता सोसाइटी से आप क्या समझ रहे हैं? एक छोटी सी सोसाइटी, आप 4-5 लोग जैसे मिलकर रह रहे हो तो शायद वो सोसाइटी बन जाए। आपने सुन भी रखे होंगे कि हाउसिंग सोसाइटीज हैं या ये फंड सोसाइटीज हैं, ऐसे छोटे छोटे जो सोसाइटीज बनी होती हैं वो। तो क्या होती है, क्यों बनती है ये क्या होती है? ये होती है वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलंटरी मतलब खुद की इच्छा से, किसी ने आपको जबरदस्ती फोर्स नहीं करा भी एसोसिएशन बनाए। वॉलंटरी का मतलब क्या डालेंगे? विद सेल्फिश। आपने अपनी खुद की इच्छा से एक एसोसिएशन लोगों की 4-5 लोग मिलके 10 लोग मिलके अपने खुद की इच्छा से आप आए हैं। क्यों? क्या करें? ज्वाइन टूगेदर, इकट्ठे आए आप 10-15 लोग मिलके। किसके लिए क्यों इकट्ठे हैं, किस मोटिव से इकट्ठे हैं? फॉर मेंबर्स वेलफेयर, कि आप सब 10-15 लोग जितने भी लोग इकट्ठे आए हैं उससे एक दूसरे का भला हो, एक दूसरे का फायदा कर सके किसी ना किसी चीज में। तो इसका सिंपल वर्ड्स में आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। आपको 3 वर्ड्स में आपको मैंने बता दिया कि वॉलंटरी एसोसिएशन है किनकी, लोगों की, क्या कर रहा है, इकट्ठे आए हैं क्यों? ताकि एक दूसरे का भला हो सके। चलिए ये तो इसकी डिफाइन हो गई। अब थोड़ा इसके बारे में और पढ़ते हैं आगे फीचर्स पे जाने से पहले। तो अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि आपको पार्टनरशिप को रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो ये है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको पूरी की पूरी रेगुलेशन जो भी आपका चलेगा ना वो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर चलेगा। आपकी पूरी की पूरी सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस, फॉर्मेशन, क्लोजर्स, जो तरह भी कुछ होगा ना आपका सब के सब इस एक्ट के अंदर रहेगा। इस एक्ट से बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। ना इस एक्ट के बाहर आप नाम दे सकते हैं, ना कुछ मेंबर्स को कम ज्यादा ले सकते हैं, कुछ नहीं। जो एक्ट में दे रखा है आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। चलिए अच्छा, अब आप किसी भी सोसाइटी को, किसी भी तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा। पैसा सबसे जरूरी है। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो फंड जो है हमारे, ये फंड हमारे कहाँ से आएंगे? तो ये फंड हम कहाँ से ले सकते हैं? ये फंड्स के लिए क्या करेंगे? जो शेयर्स होते हैं उनको हम इशू करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स होगा, शेयर्स इशू करेंगे। किनको इशू करेंगे? शेयर्स। अब जनरल सी बात है, आप 10 लोग आए हैं, किसी और का तो भागने का मतलब होगा नहीं आपको सोसाइटी में। तो जो सोसाइटी के शेयर्स होंगे वो भी किसको होंगे? इशू ऑफ शेयर्स टू मेंबर्स। तो जो शेयर्स हैं आप शेयर इशू करके मेंबर्स को देंगे, जिसमें मेंबर्स के बाद उनको अपना हक मिलेगा डिसीजन में, वोटिंग राइट्स में जितने शेयर्स होंगे उस हिसाब से हक मिलेगा। तो वो पैसे देंगे। तो पैसे कहाँ से? शेयर्स को इशू करके। अच्छा, अब आपको मैंने वो भी अगर पार्टनरशिप के लिए हमको बताया था कि मिनिमम 2 बंदे होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। तो क्या इसके लिए कोई मिनिमम लिमिट है? हाँ, इसके लिए भी मिनिमम लिमिट है। तो आपको एक सोसाइटी फॉर्म करनी होगा, मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? तो इसके केस में मिनिमम कम से कम भी ना 10 लोग होने चाहिए। 10 कौन से? क्या वो माइनर हो सकते हैं? क्योंकि एक्चुअली में हमने देखा है कि माइनर भी मेंबर होता है फैमिली के बिजनेस का। नहीं, तो जो 10 लोग यहाँ पे होंगे ना वो 10 के हमारे एडल्ट होने चाहिए, यानी कि नो माइनर मेंबर, नो माइनर मेंबर इस सोसाइटी का पार्ट नहीं बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि फीचर्स क्या है, मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है इसके। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसके फीचर्स क्या है। और फीचर्स से मैंने आपको बता भी रखा है कि मेरिट्स और डीमेरिट्स भी उसी से निकलेंगे। तो इसलिए मैंने आपको एक टी शेप में बना रखा है ताकि आपको आसानी रहे याद करने के लिए और आप समझ सकें कि सब में क्या कंपैरिजन है, कौन सा पॉइंट कहाँ से निकाल रखा है हमने। तो चलिए, जो सबसे पहला फीचर है वो क्या कहता है कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है। मैंने आपको पहले बताया जब डिफाइन में करा कि जो इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन है, जो आप मेंबर बनते हैं वो अपनी खुद की इच्छा से बनते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं करता। तो ये आपकी ऑन विल पे ही है। आपका मन करे तो आपने एक सोसाइटी ज्वाइन कर लिया, आपका मन नहीं है तो आपने छोड़ दिया। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको पार्ट रहना ही है, आपको सोसाइटी छोड़ नहीं सकते, सब आपकी इच्छा के ऊपर है। चलिए ठीक है। लीगल स्टेटस, अब ये भी मैंने आपको बताया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, ये एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। तो आप इस एक्ट के बाहर कुछ नहीं कर सकते, ना कोई मेंबर अपॉइंट कर सकते हो, ना ही इस एक्ट के बाहर आप पैसे इकट्ठे कर सकते हो, ना रिसोर्सेज ला सकते हो। आपको सब कुछ जितनी भी सोसाइटी की पूरी वर्किंग होगी ना
वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर ही रहेगी, उसके बाहर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पेनल्टीज लग जाएंगी, फिर आपको फाइन वगैरह वो सब चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी, आप करेंगे तो चलिए ठीक है, ये पॉइंट भी। अब लाइबिलिटी, आपको याद हो तो मैंने बताया था कि लाइबिलिटी हमारी दो तरह की होती है, कौन सी, एक होती है लिमिटेड और एक होती है अनलिमिटेड। तो इस सोसाइटी के अंदर आपकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, क्या आपके घर के पैसे, घर के सामान जो भी आपका वो बेचा जाएगा कंपनी अगर लॉस में गई सोसाइटी या नहीं। तो इसमें हमारी क्या लाइबिलिटी है, इसमें हमारी लाइबिलिटी जो है ना वो हमारी लिमिटेड है। लिमिटेड किसके बेस पर, जितना आपने शेयर लगाया है जो पैसा सोसाइटी के पास है उतना ही पैसा रहेगा, उतना ही आपकी लाइबिलिटी होगी, जितने आपके पास शेयर है, जितना हिस्सा है आपको सोसाइटी में। आपके पर्सनल एसेट नहीं बेचे जाएंगे सोसाइटी का लॉस कवर अप करने के लिए। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट भी है एक चीज की भाई आप सुरक्षित है, आप रिस्क में नहीं है, क्योंकि बाकी सब में रिस्क होता है कि आपके पर्सनल एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं, तो इसमें आपको वो रिस्क नहीं है कि आपकी दिक्कत हो सकती है आपको आगे चल के। अच्छा, हमने सबने देखा कि पार्टनरशिप में भी दो लोग में से कोई एक कंट्रोल कर सकता है, सो पार्टनरशिप में तो आप ही ओनर है, एचयूएफ में करता होता है जो पूरे बिजनेस को हेड करता है। तो सोसाइटी कौन चलाता है, सोसाइटी कौन चलाता है, सोसाइटी को चलाने के लिए ना जितने भी मेंबर्स हैं उन सबसे एक वोट लिया जाता है, एक मेंबर चूज करता है, एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी फॉर्म होती है जो पूरी सोसाइटी की फंक्शनिंग देखती है कि वो कहाँ से पैसा, कितना पैसा कब लेना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन से मेंबर के लिए क्या सही रहेगा, सोसाइटी के लिए क्या सही है। अच्छा, जो मैनेजिंग कमेटी है ना ये भी मेंबर्स ही अपॉइंट करते हैं, सब मेंबर्स डिसाइड करते हैं, वोट करते हैं किसी बाकी मेंबर्स के लिए और एक कमेटी फॉर्म करते हैं ताकि कोई इशू ना आए, कोई झगड़ा ना आए, सबकी इच्छा से, सबकी विल पे ही जो भी बंदा है वो कमेटी बने कि सबकी इच्छा पे बने, कोई जबरदस्ती ना हो कि भाई हमारे तो सुनी ही नहीं गई, ऐसा पॉइंट ना हो, सबके पॉइंट्स रखते हैं, ये कमेटी फॉर्म होती है। अच्छा, एक पॉइंट दो बताओ, आप सोसाइटी फॉर्म करिए तो आपका कोई पर्पस तो होगा ना करने के लिए, ऐसे तो मन नहीं करा कि भाई मन करा दो चार दोस्त हैं चलो एक सोसाइटी फॉर्म कर लें, आप एक पर्पस के लिए फॉर्म कर रहे हैं, आपको कोई मोटिव होगा करने का। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने का हमारा क्या मोटिव है, हमारा सर्विस मोटिव होता है कि आप जो मेंबर्स है ना आप सबका इकट्ठा वेलफेयर हो, सबका ही भला हो। कोई आप मान लो 10 लोग हैं, 10 कस्टमर्स हैं, तो सबके सब 10 कस्टमर्स का फायदा हो, सिर्फ एक कस्टमर का फायदा ना हो। आप सब सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो सबका इकट्ठे सोल्यूशन मिले। ये नहीं कि आज एक जाके सोल्यूशन ले आया फिर 10 दिन बाद दोबारा सोल्यूशन प्रॉब्लम आ रही किसी और कस्टमर को, तो ये सब ना हो के सब इकट्ठे मिलकर सोल्यूशन प्रोवाइड हो। सबको सर्विस मोटिव है कि भाई सबका भला होना चाहिए, सर्विस जो हो रही है सबका फायदा हो उससे। ये हमारे थे फीचर्स, अब आपको समझ में आ गए होंगे। अब इन्हीं फीचर्स में से हम निकालेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो चलिए देखते हैं। अब पहला पॉइंट है एग्जिस्टेंस। अब हमने बाकी में पढ़ा कि जो एग्जिस्टेंस होता है वो खत्म हो जाता है। सो प्रोप्राइटरशिप में बंटा बन गया, बिजनेस खत्म। पार्टनरशिप में झगड़ा हो गया, कुछ भी हुआ, बिजनेस खत्म। एक्चुअली में करता की डेथ हो गई तो अगला बन जाएगा। अच्छा, तो इसमें क्या होता है एग्जिस्टेंस, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद होती है? नहीं, मैंने आपको बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना अलग से लीगल स्टेटस होता है, तो इसमें जो सोसाइटी का एग्जिस्टेंस है वो भी सेपरेट है। इसमें मेंबर्स के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस पे अलग से, ये जो सोसाइटी है अलग से केस, किसी पे केस कर भी सकती है, सोसाइटी पे अलग से केस हो भी सकता है, सोसाइटी अलग से कोई चीज खरीद भी सकती है अपने नाम पर ही, क्योंकि इसका लीगल स्टेटस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक तरीके से सेपरेट है ये इसका। तो सब एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा, ये कंटिन्यू ही रहती है हमेशा। किसी मेंबर के डेथ होने से, इंसिडेंट होने से बंद नहीं हो जाएगी सोसाइटी। चलिए, अच्छा वोटिंग राइट। वोटिंग राइट जैसे आपको मैंने बताया, जब मैनेजिंग कमेटी फॉर्म होती है तो मैंने आपको कहा कि सबको वोटिंग राइट मिलता है। तो जो वोटिंग राइट है ना यहाँ पे डेमोक्रेटिक है, सबके पास वोटिंग है, डेमोक्रेटिक। इसका क्या मतलब हुआ, 1 वोट 1 पर्सन। जैसे इंडिया में होता है कि हर एक बंदे का एक वोट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कितने शेयर्स ले रखे हैं, आपने कितना पैसा लगा रखा है, कोई मैटर नहीं है। ये किसका प्लस पॉइंट है, ये किसका बेनिफिट नहीं है कि भाई सबको इक्वल हिस्सा मिलेगा। कोई झगड़े वाली बात ही नहीं है कि भाई मैंने ज्यादा पैसा लगा रखा है तो मेरी बात सुनी जानी चाहिए, भाई ऐसा कुछ नहीं है। तेरा सिंगल पर्सन है तो तेरा भी एक वोट ही है, चाहे तो कितना ही पैसा लगा ले, कितने ही शेयर में इन्वेस्ट कर ले, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट। अच्छा, लाइबिलिटी मैंने आपको यही भी बताया कि हमारी वो लाइबिलिटी होती है ना वो लिमिटेड होती है, मैंने आपको समझाया भी है। आई होप आपको समझ में आ गया कि लाइबिलिटी लिमिटेड कैसे होती है, क्या पॉइंट्स होती हैं।
अब फॉर्मेशन, अच्छा एक सोसाइटी को फॉर्म करना इजी है मुश्किल है कैसे है, हमने बाकी सब में तो देखा। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करनी है ना वो भी हमारी इजीली फॉर्म हो जाती है। बस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है, मतलब कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक्ट के अंदर कंपनी खोलने में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना इतना कुछ होता नहीं है, इजीली आप एक सोसाइटी को ओपन कर सकते हैं। अच्छा आप कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपका पर्पस क्या है, वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर है, तो क्या आपको उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा। तो इस अगर आपको एक सोसाइटी खोलते हैं ना तो उसमें आपको गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपको सब्सिडीज दे सकती है। अच्छा ये सब्सिडीज जो मिलेगी ना वो डिपेंड करती है कौन सी सोसाइटी है। अभी इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सोसाइटीज पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा कि गवर्नमेंट का कैसे सब्सिडीज में कैसे हेल्प कर सकती है सोसाइटी में। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब्सिडीज का क्या काम है, तो वो आप अभी समझेंगे कि टाइप्स ऑफ सोसाइटीज में कि भाई कैसे हेल्प होगी सब्सिडीज, या आपको टैक्स बेनिफिट दे सकती है, क्योंकि आप सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं तो आपको ये फायदे होते हैं। तो ये सब इसके मेरिट्स थे। आई होप आपको मेरिट्स समझ में आ गए होंगे। अब जो आखिरी बात है डीमेरिट्स, उस पर चलते हैं इस चार्ट का। चलिए देखते हैं डीमेरिट्स। अच्छा ये बताइए रिसोर्सेज आप सोसाइटी में लिमिटेड होंगे या अनलिमिटेड होंगे। तो ऑब्वियसली बात है जो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे ना वो लिमिटेड होंगे, क्योंकि आपको पता है लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी कि रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, पैसा भी लिमिटेड ही है। शेयर्स के थ्रू जितना पैसा आपने इकट्ठा करा उतना ही है, आप बाहर से कुछ और पैसा नहीं ला सकते, कहीं से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। शेयर्स के थ्रू जो मेंबर्स पैसा देंगे आपके पास वही पैसा रहेगा, तो लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब मैनेजमेंट है, आपके पास पैसा कम है, रिसोर्सेज कम है, तो क्या आप प्रोफेशनल हायर कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल्स भी हायर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें इकट्ठे देखनी है, तो उतने अच्छे से आप मैनेजमेंट को नहीं चला पाएंगे। मान लीजिए आपको फाइनेंस मार्केटिंग की जरूरत हो रही है तो आप मार्केटिंग मैनेजर हायर नहीं कर पा रहे, तो आपको दिक्कत होगी ना मार्केटिंग करने में। तो वही चीज है कि आपके पास प्रोफेशनल्स हायर करने के लिए रिसोर्सेज नहीं हो सकते, तो आपको मैनेजमेंट में दिक्कत हो सकती है, थोड़ी बहुत इनइफेक्टिव हो सकती है मैनेजमेंट, उन्हें नॉलेज ना हो उस फील्ड की, ऐसा हो सकता है, चांसेस है। अच्छा सोसाइटी है, रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, तो क्या आपको क्या लगता है सीक्रेसी होगी, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो इस सोसाइटी में कॉर्पोरेट सोसाइटी में सीक्रेसी जो होती है ना लेस, यानी कि सीक्रेसी नहीं होती है, क्योंकि कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट के अंदर उन्होंने कह रखा है गवर्नमेंट ने कि आपकी जो भी रिपोर्ट्स होंगी, एनुअल रिपोर्ट्स होंगी, वो आपको पब्लिश करनी होंगी। किस मेंबर ने कितना पैसा लगाया है, क्या आपने क्या काम करा है, आप फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आपने कहाँ से पैसा इकट्ठा करने वाले हैं, तो जितने भी सब चीजें हैं ना आपको सब पब्लिश करनी होगी। अब सब पब्लिश होगा तो जो सीक्रेसी है वो भी कम होगी, क्योंकि जो कोई भी देख सकता है, कोई नॉर्मल इंसान भी देख सकते हैं कि भाई हाँ इस सोसाइटी में भी ये होने वाला, तो हम क्योंकि अब कोई भी मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं ना सोसाइटी को, तो इसलिए जो सीक्रेसी है ना लेस है, तो चांसेस है कि आपके जो भी प्लान्स है, जो भी आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, वो आपके राइवल्स को थोड़ा आइडिया लग जाए, तो वहां पे आपके लिए एक रिस्क वाला पॉइंट यहाँ पे आ सकता है। अच्छा डिफरेंस इन ओपिनियन, अब 10 से ज्यादा लोग हैं, आप देख लीजिए आप और आपके दोस्त में कोई हो सकता है कि ओपिनियन डिफरेंट हो जाते हैं ना, आपके 2 लोग हैं तो जब 10 से ज्यादा लोग होंगे तो क्या ओपिनियंस में डिफरेंस आ सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल डिफरेंसेस आ सकते हैं ओपिनियंस में। तो ये है इसका आखिरी डिमेरिट था कि डिफरेंस इन ओपिनियन, आप लोग झगड़ा हो सकता है, ओपिनियंस मैच नहीं कर सकते, ये सब। अच्छा ये झगड़ा वगैरह ना हो, ये ओपिनियन अगर कभी आते भी है तो इसीलिए हमने कि मैनेजिंग कमेटी फॉर्म होती है, ताकि जो भी पॉइंट्स हो, जो भी झगड़ा हो, वो सब आराम से सॉर्ट आउट हो जाए और सोसाइटी जो है वो चलती रहे बिना किसी इशू के। तो आई होप आपको ये फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो सोसाइटीज हैं ये वो कितने तरह की है, टाइप्स सोसाइटीज क्या है, और वो पढ़ेंगे अब हम। तो अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने तरीके की हो सकती है। तो आपको ने देख रहे होंगे हमारे 6 तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक प्रोड्यूसर के लिए, एक मार्केटिंग के लिए, एक फार्मर, एक क्रेडिट और एक कोऑपरेटिव हाउसिंग। अब ऑब्वियसली इसका नाम पहले आ रहा है तो वो सोसाइटी उसी के लिए बनी होगी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी तो वो कंज्यूमर के लिए होगी, प्रोड्यूसर्स के लिए तो प्रोड्यूसर के बेनिफिट के लिए होगी, मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के बेनिफिट्स में, फार्मर तो उनके बेनिफिट्स की सोसाइटीज होंगी। तो हम हर एक सोसाइटी को पढ़ेंगे 2-2 के पेयर में। आपको किसी सोसाइटी में डाउट हो, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है, कंज्यूमर्स को कैसे हेल्प करती है, सोसाइटी को बनाते हैं तो ये क्या फायदा होगा इस सोसाइटी से।
तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव, अब ये मान लीजिए कि एक सोसाइटी खुली है। अब इसका मेन पर्पस क्या होगा सोसाइटी का? ये सोसाइटी इसलिए बनी क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके बेनिफिट के लिए कोई काम किया जा सके, उनको फायदा हो, उनको जो मार्केटिंग में प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उन्हें लूट ना ले। मान ले अब आपके पास जो कंज्यूमर है उसके पास जो फाइनल गुड्स आते हैं उसमें होलसेलर का प्रॉफिट, रिटेलर का प्रॉफिट, और पता नहीं कितने प्रॉफिट जो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बहुत कुछ हो जाती है। तो इस सोसाइटी को बना लिया, तो अब फाइनल गुड प्रोड्यूस हुआ, तो इस सोसाइटी में क्या किया, इन्होंने डील कर ली जिन्होंने फाइनल गुड्स बनाए हैं कि हम डायरेक्टली ही आपसे गुड्स उठा लेंगे, ताकि जो बीच में जो कॉस्ट हो रही है, होलसेलर की जो कॉस्ट हो रही है, जो उनका प्रॉफिट है, जो रिटेलर का प्रॉफिट जो है, वो सब ना जुड़े, और जो हमें सामान है वो सस्ता पड़ जाए, हमें महंगा ना पड़े, सबके सब बेनिफिट कंज्यूमर्स को, जिनको एक ही तरह की रिक्वायरमेंट है, एक ही तरह की चीजें चाहिए होती हैं, तो उनको फायदा हो जाए। अच्छा, अब इसका एक और पॉइंट इसके बारे में है कि डायरेक्टली उनसे जो गुड्स बना रहे हैं उनसे लेने में क्या फायदा होगा? डायरेक्टली गुड्स परचेज करने में, इन सब मिडलमैन को एलिमिनेट करने में हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमें कैसे मिल सकती है, कैसे हमें फायदा हो सकता है? हम इनमें क्या करते हैं, हम जो गुड्स को है बल्क परचेज कर लेते हैं। हमने क्या करा, हमने जो मिडिल मैन थे, रिटेलर, होलसेलर, इन सबको रिमूव कर दिया, एलिमिनेटिंग मिडल मैन, और क्या करा, हमने जितने भी गुड्स उठाए डायरेक्टली जहां पे फिनिश गुड्स बने थे उनसे हमने परचेज कर लिए बल्क में, ताकि हमें सस्ता पड़ जाए, हमें जितने पे बना है उसमें उससे हल्का सा ही महंगा पड़े, ज्यादा हमें उस चीज के लिए प्राइस ना देना पड़े, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कोई भी चीज अगर हम सिंगल यूनिट में लेंगे हमें महंगी पड़ेगी, लेकिन वही चीज अगर हम बल्क में उठा लेते हैं तो हमें सस्ती पड़ जाती है। तो इसलिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए, कि उन्हें ज्यादा पैसे ना देने पड़े उसी चीज के लिए जो वो सस्ते में ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जो आपकी सेकंड सोसाइटी है, जो कि है प्रोड्यूसर, उसका क्या पर्पज है, वो क्यों बनती है, वो क्यों बनी है, कैसे हेल्प करती है। अच्छा, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो नाम से पता लग रहा है किसके लिए है, प्रोड्यूसर्स के लिए है, तो ये उनको कैसे हेल्प करेगी। अच्छा, तो इसमें क्या काम है, फॉर इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स की बेनिफिट के लिए, तो मैंने आपको बताया है, लेकिन कैसे, इसका एम क्या है। अब जैसे हमारी जो अमूल है, अमूल क्या है, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर्स के बेनिफिट के लिए। अब इनका एम क्या होता है सोसाइटी का, कि क्या करते हैं, इनपुट सप्लाई करते हैं अपने मेंबर्स को, ताकि वो आउटपुट प्रोवाइड कर सके हर जगह। यानी कि आगे अमूल में देख लीजिए, अमूल का गुजरात में बनता है, तो ये क्या करते हैं, ये जगह जगह से दूध लेते हैं, अपना मिल्क उठा लेते हैं ये जगह जगह से, और फिर उसको प्रोसेस करके उसको बना के आगे पूरे इंडिया में सेल कर देते हैं। इन्होंने क्या करा, छोटे छोटे जितने भी उठा सकते, जिनसे मिल्क मिल सकता है, जिनसे जो हमें पता है जो फार्मर्स हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड कर सकते हैं, उनसे मिल्क उठा लिया, उसमें थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको मतलब ऐसा बना के कि वो टाइम पीरियड तक चल जाए, पूरे इंडिया में सप्लाई कर देते हैं। अब अच्छा, ये बना क्यों होता है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी क्यों है? इसका मेन पर्पस ये है कि जितने जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर है ना, जो ज्यादा बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स नहीं है मार्केट में, वो बच सके किनसे, बड़े प्रोड्यूसर से। मान लीजिए वो आपने सुन रखा है ना कि ऐसा ना हो कि जो बड़ी मछली है छोटी मछली को खा जाए, तो उसी चीज में छोटी मछली को बचाने के लिए भी कुछ करना चाहिए ना। तो उन्हीं छोटी मछलियों को बचाने के लिए सोसाइटी बनी है, जो कि जितने छोटे प्रोड्यूसर हैं, जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनका बड़ा ऑपरेशन नहीं है बिजनेस का, जो सिर्फ अपने एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर विलेज में काम कर रहे हैं, वो बच सके किनसे, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं या कई सारी स्टेट्स में काम कर रहे हैं, वो उनसे उन्हें फायदा ना हो, और जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो नुकसान में ना जाए, वो भी चल सके मार्केट में और उन्हें फायदा हो। तो ये थी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। तो चलिए अब हम अगली दो देखेंगे। इसके बाद हमारी अगली दो सोसाइटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। हमने ये कंज्यूमर कर ली, हमने प्रोड्यूसर कर ली, अब हम करेंगे मार्केटिंग और फार्मर। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब ये नाम से पता लग रहा है मार्केटिंग है, तो मार्केट से कुछ सोसाइटी बनी होगी, मार्केट में बेनिफिट में, या मार्केट में कौन होता है, कंज्यूमर्स भी होते हैं, प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं, तो उनके कुछ बेनिफिट के लिए, कुछ कॉमन बेनिफिट के लिए, कुछ इसी तरीके से कुछ रिलेटेड सोसाइटी बनी होगी। चलिए देखते हैं कि मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है एक्चुअली में। तो मार्केटिंग सोसाइटी क्यों बनी, क्यों है, इसका एम क्या है, इसका मोटिव क्या है। तो ये इसका काम क्या है कि करती है जितने स्मॉल प्रोड्यूसर है, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं, जो अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में, जो बड़े प्रोड्यूसर नहीं है, जिनकी छोटी मोटी दुकानें होती हैं, ये उन छोटी मोटी दुकानों के लिए बने हैं, ताकि उनको फायदा हो, उन सबको जब वो मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो एक सिक्योर मार्केट मिले,
एक प्रॉपर मार्केट मिले, उनके पास एक मार्केट की जगह हो कि हाँ आप यहाँ पर आके बेचें, आपका सामान यहाँ पर बिकेगा। आप कोई ऐसा ना हो कि कोई बंदा कहीं बेच रहा है, कोई बंदा कहीं बेच रहा है, कोई कहीं बेच रहा है। एक सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के एक जगह डिसाइड कर लेते हैं कि हम सब मिलकर यहीं पर बेचेंगे, ताकि कस्टमर्स को भी पता हो कि हमें यहाँ के जाके सामान लेना है, उन्हें भी दिक्कत ना हो और हम सब जितने भी सेलर्स हैं हम सबको भी फ़ायदा हो। तो ये है मार्केटिंग। अच्छा, जैसे मैंने ना सिक्योर मार्केट प्रोवाइड कर दी है मेंबर्स को। रेगुलर मार्केट है, सिक्योर मार्केट है, एक जगह है, फिक्स जगह कि हमें यहाँ जाना है, यहाँ जाके अपना काम करना है। अच्छा, मार्केटिंग कोऑपरेटिव का और भी फंक्शन होता है। अब गुड्स तो बन गए, मार्केट तक पहुँचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, ये सब भी तो चाहिए ना हमें। तो ये वो फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से? वेयर हाउसिंग का हो गया, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, आपको याद भी होगा। स्टोरेज फंक्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, ऐसे जो जितने भी फंक्शंस हैं, जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये वो भी प्रोवाइड करती हैं ताकि जो गुड्स हैं वो मार्केट तक पहुंच सकें, उनकी डिमांड आने पर, जो उनकी डिमांड नहीं आती है उनको स्टोर कर सकें, वेयर हाउस प्रोवाइड कर सकें, प्रोडक्शन की जगह से फाइनल गुड्स पे पहुंच सके अपनी जगह पे। तो ये सब फंक्शन है हमारी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो चलिए, अब जो हमारी फोर्थ सोसाइटी है फार्मर्स, उसमें देखने की वो क्या है। इसमें भी नाम से पता लग रहा है फार्मर्स है, तो फार्मर के बेनिफिट के लिए बनी होगी, उनके कुछ फ़ायदे होंगे उनके बेनिफिट्स के लिए। जैसे कि अभी पता है जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, सोसाइटी फार्मर्स की सामने आई थी, तो ऐसी सोसाइटी फार्मर्स की बनी है। तो चलिए इसके बारे में बोलते हैं। क्यों है, किसके लिए है? इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, उन्हीं का नाम है, साफ पता लग रहा है उनके नाम के लिए है। अच्छा, क्यों बनी है? फार्मर्स को क्या क्या चाहिए होता है? उन्हें फर्टिलाइजर्स चाहिए, सीड्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, अच्छी क्वालिटी के चाहिए। तो ये सोसाइटी क्या करती है, ये देखती है जो भी फार्मर्स की रिक्वायरमेंट्स है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, गुड्स को बनाने के लिए, गुड्स की आउटपुट के लिए, तो ये सब उनको अच्छी क्वालिटी मिल जाए, अच्छे प्राइस पे मिले और ज़्यादा नुकसान ना हो उनको। क्या क्या कि बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स मिले, बेटर फर्टिलाइजर्स मिले, बेटर प्राइस पे, बेटर पेस्टिसाइड, सब कुछ अच्छा मिले और ज़्यादा नुकसान ना हो उनको। ये ना हो बेसिकली कि उनको जितने ये बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सेल कर रहे हैं वो उनको लूट लें। तो इन लोगों को, क्योंकि हमें पता है फार्मर्स इतने एजुकेटेड तो होते नहीं हैं, तो चांसेस हैं कि वो आराम से लूटे जा सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ ना हो, उन वो फ़ायदे में है, नुकसान ना हो उनको। तो उनके बेनिफिट के लिए फार्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी गई है। अब इसमें होता है कि जैसे कि इनकी अच्छी क्वालिटी की है, तो क्या हुआ, इससे जो प्रोडक्टिविटी होगी एग्रीकल्चर में वो भी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आपने सीड्स अच्छे यूज़ करें, आपने जो फर्टिलाइजर्स हैं वो अच्छे यूज़ करें, तो उनसे जो आउटपुट निकल के आएगी वो भी अच्छी होगी। तो ये है, ये इनका एक और बेनिफिट है। अच्छा, इसका और क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा क्या है? टू गेट लार्ज स्केल फार्मिंग। अब जैसे कि फार्मर्स को थोड़ा बहुत फाइनेंस की जरूरत भी हो सकती है, उनको अपने छोटे मोटे से तो वो इतनी बड़ी लेवल फार्मिंग नहीं कर पाएंगे कि सबकी नीड्स पूरी हो सकें। तो ये सोसाइटीज़ बन जाती हैं कि फार्मर्स को फाइनेंस फंड प्रोवाइड करवा दे, ताकि वो है जो एक छोटे लेवल पर स्केलिंग ना करके बड़े लेवल पे आराम से स्केलिंग कर सके, उनको अपना फार्मिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये थी हमारी अगली दो सोसाइटीज़, मार्केटिंग और फार्मर्स। तो अब देखेंगे हम जो आखिरी की दो बची हैं, उससे पहले हमने कौन कौन सी कर लिया, मार्केटिंग भी कर ली और फार्मर्स भी कर ली। अब कौन सी बची है हमारी, क्रेडिट और कोऑपरेटिव। तो चलिए अब इन दो सोसाइटीज़ को देखते हैं हम। आखिरी की दो सोसाइटीज़ जो कि हैं क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव हाउसिंग। अच्छा, क्रेडिट हमें नाम से पता लग रहा है। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है उधार। वो सोसाइटीज जो हमें उधार प्रोवाइड कर देती हैं कम रेट पे। बैंक से हम उधार ले सकते हैं, बस उनके इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं। तो जो गरीब लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमें कहीं और से पैसा मिल रहा है उधार पे, जहाँ हमें ब्याज जो है वो कम देना पड़े। तो ये सोसाइटीज क्यों बनती हैं? ये उनके लिए बनती हैं जो पैसा प्रोवाइड करते हैं, जो पैसा नहीं दे सकते, कम इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसे प्रोवाइड कर दें, आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए, क्या है काम है इनका? क्रेडिट, तो क्रेडिट फैसिलिटी किसको? अपने अपने मेंबर्स को उधार की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है अपने मेंबर्स को, जो सोसाइटी का पार्ट है। किनको करती है? नीडी पीपल को। अच्छा, इनका इंटरेस्ट रेट अगर बैंक्स के बराबर होगा, ज्यादा होगा तो फायदा ही क्या? तो इनका इंटरेस्ट रेट क्या रहता है? इनका इंटरेस्ट रेट लो रहता है नॉर्मल बैंक्स और अदर लोगों के कंपैरिजन में, ताकि जो लोग हैं वो लोन ले सकें और काम अपना कर सके, अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकें, जो भी रिक्वायरमेंट है। अब इनका काम क्या है? अच्छा, साथ साथ बैंक्स और जितने भी जो गरीब लोग हैं वो हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे ना लें, तो इसलिए क्या करती है? प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। क्योंकि जो हमने देखा गांव वगैरह में क्या होते हैं, जो मनी लेंडर्स होती है ना, वो बहुत हाई पैसों पे, हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा ना हो, उनके
जंगल से बचने के लिए, उनकी ग्लचिस से बचने के लिए ये सोसाइटीज बनी जाती है, ताकि पैसा हमें हाई इंटरेस्ट रेट पे ना लेना पड़े, सिंपल है, और हमें कम पैसे में हमारा काम बन जाए, हमें कम इंटरेस्ट देना पड़े, कम ब्याज वापस करना पड़े पैसे के साथ साथ, और हम ज्यादा के चक्कर में हम और ना फंस जाए। तो ये थी क्रेडिट सोसाइटी। अच्छा, इसमें आपने देख भी रखा होगा, क्योंकि जो गांव में लोग होते हैं उनको इतना आइडिया नहीं था पहले टाइम पे, तो वो उधार लेते थे तो उनके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता था, लगाते 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 वो जो पैसा बंदा प्रोवाइड करता था उसके कर्जदार बन जाते थे। वो इतना इंटरेस्ट लगा चुके होते थे कि वो चाहकर भी उस इंटरेस्ट से नहीं निकल पाते थे। तो यही रीजन था, ताकि ये दोबारा ना हो आज के टाइम में भी, ये सोसाइटी हमारी जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बनाई गई, ताकि जो ये इंटरेस्ट है उससे आप लोग बच सके। अब आखिरी सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अच्छा, ये क्या सोसाइटी क्या काम करती है? ये बेसिकली हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कि इनको जो उनके मेंबर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, जो उनके अपना खुद का मकान नहीं है या उनके रहने की अपनी खुद की जगह नहीं है मेंबर्स के पास, अब उन्होंने रजिस्टर तो करवा रखा है बट कहीं परमानेंट जगह नहीं है, तो ये क्या करती है, या तो उन लोगों के अपने मेंबर्स के लिए हाउसेस कंस्ट्रक्ट करवा देती है कि चलो ठीक है हमने आपके लिए हाउस कंस्ट्रक्ट करवा दिया, या क्या करती है रेजिडेंशियल हाउस प्रोवाइड कर देती है, प्लॉट प्रोवाइड कर देती है अपने अपने मेंबर्स को कि हम आपको प्लॉट दे रहे हैं, आप यहाँ पे मकान बना लीजिए, या हम आपको कम पैसों पे घर दे रहे हैं, आप यहाँ पे आके रह सकते हैं, जब आपके पास पैसे हो आप हमें तब दे देना। क्योंकि बहुत लोगों को शौक होता है अपना मेंबर्स को अपना घर हो, अपने मतलब घर में रहे अच्छे से, इन सब चीज़ों को शौक होता है। अपनी हाउसिंग होनी चाहिए, तो जैसे छोटी छोटी रेजिडेंशियल सोसाइटीज बन जाती है, आपने देखी भी होंगी कि वेलफेयर सोसाइटीज हैं, या ये रेजिडेंशियल सोसाइटीज हर जगह देखी जाती है, कहीं भी हो आपने देखी रखी होगी। तो वो इसीलिए सोसाइटीज होती है, वो अपने मेंबर्स को रहने के लिए एक जगह प्रोवाइड करते हैं, ताकि जितने भी मेंबर्स हैं जो अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, वो चाहें तो एक ही साथ आके एक ही जगह पे रह सकते हैं। अच्छा, इसका एक प्लस पॉइंट ये है इस सोसाइटी का कि जो आपको पेमेंट करनी होगी ना, पेमेंट आपको एक ही बार में लमसम नहीं करनी। ये सोसाइटी आपको कहती है कि आप इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, या जब भी आपके पास हो आप तब पैसे दे देना, आप चाहो तो आपके यहाँ पे रह सकते हो, मैंने आपको प्लॉट दे दिया, आप यहाँ पे अपना घर बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आखिरी सोसाइटी कोऑपरेटिव हाउसिंग। अब मैंने क्या करा है, मैंने कोशिश करी कि आपको हर एक सोसाइटी 6 की 6 सोसाइटीज के बारे में आपको बताया है शॉर्ट में। तो आप एक बार अगर अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप और इनको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या सोसाइटी किस चीज़ के लिए है। तो थोड़ा पढ़ के जाना, पेपर के टाइम पे सिर्फ इतना लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पॉइंट्स है, आपको डिटेल में इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होगा, उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।